चुनाव सर पर है और देखना है कि इस चुनाव की गहमा गहमी में जनता का क्या मूड है। इस समय मेरे साथ में आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से दिग्गज लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे हम सीधा जनता के सवाल आपसे करने वाले हैं। कुछ कठोर हो सकते हैं सवाल, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। जानना चाहते हैं कि पार्टियों के अंदर हलचल क्या मची हुई है, पार्टियाँ क्या कर रही हैं और आने वाले चुनाव में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनका क्या उठाया जाना सही है या नहीं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा कि प्रियंका गांधी को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश थमाया गया है, और अभी आते समय हमने कुछ बोर्ड्स देखे थे जिसमें लिखा था कि राहुल और प्रियंका का साथ, अब हो गए अच्छे दिनों की शुरुआत। क्या लगता है आपको, क्या अभी तक प्रियंका गांधी साथ में नहीं थी? देखिए, अभी तक प्रियंका गांधी जी एक पारिवारिक जीवन का निर्वहन कर रही थी और हिंदुस्तान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम पब्लिक की एक डिमांड थी कि प्रियंका जी को सक्रिय राजनीति के अंदर आकर राहुल जी का हाथ बटाना चाहिए और देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि फिरकाप्रस्त ताकतें इस देश में बहुत पैर पसार रही हैं, उनको रोकने के लिए प्रियंका जी को एक कमान संभालनी चाहिए। तो इसलिए पार्टी नेतृत्व ने तय किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर और देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर, और प्रियंका जी सक्रिय राजनीति के अंदर। इसका मतलब कांग्रेस में कोई और चेहरा नहीं था प्रियंका गांधी के अलावा? नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कांग्रेस में इतने बड़े चुनाव जैसे ही सामने आते हैं प्रियंका गांधी जी सामने आ जाती हैं। तब तक कहाँ? यही तो बौखलाहट है सब राजनीतिक दलों की। सबको मालूम है कि प्रियंका जी आ गई हैं, अब हिंदुस्तान में कहीं किसी का मुकाबला नहीं है, सीधा सीधा कांग्रेस आने जा रही है और इसी बौखलाहट में ये सवाल किए जा रहे हैं। चलिए जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रियंका गांधी जी को लाना क्या सिर्फ एक मुद्दा है कांग्रेस का? देखिए, राहुल जी आए तब भी बोला जाता था कि बीजेपी बौखला गई है। अब आदरणीय प्रियंका जी आई हैं तब भी बोला जाता है बीजेपी बौखला गई है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हम कांग्रेस के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हम पैरानॉइड नहीं हैं। कोई भी आए कोई भी जाए, हमारे तो मोदी जी 2019 के चुनावों में भारत का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी और देश का भी सफलता रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे और दोबारा से प्रधानमंत्री बनकर देश का प्रतिनिधित्व अगले 5 साल के लिए सफल रूप से करेंगे। सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में आ गई हैं, सक्रिय हो चुकी हैं। 5 साल पहले आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आई थी, आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है। क्या वजह है इसकी? हम किसी के साथ नहीं हैं। हम अपने मुद्दों पे, अपने कामों पे, और हमारे जो प्रोग्राम्स रहे 70 साल में कोई भी लीडर उसको छू नहीं सका। पानी हो, बिजली हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, डोर स्टेप डिलीवरी है, मुख्यमंत्री हो। आप कहाँ पर ये पार्टियाँ खड़ी हैं? क्या कांग्रेस? केजरीवाल जी क्यों बैकफुट में दिखाई दे रहे हैं? कहाँ पर बैकफुट में है? ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स में उनको उलझाया जाए और बताया जाए कि हम कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। किसी कोलैबोरेशन कर रहे हैं? हमने जब अपना काम किया, हमारा विकास है। अब परसों भी अखबार में दिखाया गया कि 67% जनता केजरीवाल जी के साथ में है। 67 सीटें और 67% लोग आज भी हमारे साथ हैं। इस आने वाले लोकसभा चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? हम हरियाणा में लड़ रहे हैं, दिल्ली में, पंजाब में, हर जगह हमारे एमपी जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली में हमने काम किया है। बात कर लेते हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं। जिंद में पहली बार भाजपा जीती थी और आपने जेजेएन का साथ दिया, उसके बाद में भी कुछ नहीं हो पाया। क्या लगता है आम आदमी पार्टी का असर छूटता चला जा रहा है? आपको एक बात बता दूं, मैं इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले 28 तारीख को इलेक्शन थे और 26 तारीख को एक रैली हुई थी। उससे पहले जेजेपी की कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं था और अब वो इलेक्शंस के अंदर 2nd नंबर पे आया है। यदि एक दिन में समीकरण बदल सकते हैं और केजरीवाल जी जहाँ चले गए वहाँ तो समीकरण अपने बदल जाएंगे। ऐसी क्या वजह है कि जो हरियाणा चुनाव बाईपोल इलेक्शंस थे उनको इतनी ज़्यादा तवज्जो दे दी गई, हर पार्टी को अपना शक्ति दिखाना पड़ा कि भाई उनके पास कितनी शक्ति है? ऐसा क्यों हुआ? नहीं, वो ट्रेडिशनल एनएलओ की सीट थी, वहाँ पर एनएलओ के लोग हमेशा से जीतते आए थे और अभी जो कैंडिडेट जीता है उसके फादर वहाँ से एमपी थे, एमएलए थे एनएलओ से। वो पार्टी स्विच करके, क्योंकि बीजेपी के पास एक बाहुबल है, धनबल है, बहुत कुछ है उनके पास, उसका उन्होंने प्रयोग किया। ये तो सवाल हो गया, बाहुबल है, धनबल है। अगर बाहुबल और धनबल से क्या पार्टियां जीत रही हैं? देखिए, 60 साल तक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास बाहुबल भी रहा, धनबल भी रहा,
देश के राजनीति करने का सभी बल कांग्रेस के पास रहे और पिछले 3.5 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के पास सभी बल रहे, लेकिन उसके बावजूद देश की जनता स्थायित्व चाहती है। 2019 के चुनाव देश के अंदर स्थायित्व के आधार के ऊपर खिचड़ी सरकार नहीं, एक स्पष्ट नीति वाला नेतृत्व चाहते हैं और जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में सभी लोग चाहते हैं। ये दिल पर हाथ रख के कह दें, क्या इनको मोदी जी भाते नहीं हैं? राकेश जी, तो सवाल हो गया कांग्रेस पर। हमारी किसी व्यक्ति से कभी कोई लड़ाई नहीं रही, न है। हमारी लड़ाई विचारधारा के साथ है। हम चाहते हैं इस देश में वो विचारधारा है जो सबको साथ लेकर चले। जो फांसीवादी ताकतें वो इस देश में नहीं आनी चाहिए। बार बार लोग कई बार सवाल करते हैं कि मोदी जी से मुकाबला नहीं, हमारा मोदी जी से मुकाबला नहीं है, हमारा विचारधारा के साथ मुकाबला, और एक विचारधारा के साथ हम खड़े हैं। लेकिन जनता का ये कहना है कि जो पार्टियां हैं वो एक्चुअल मुद्दों को छोड़ के अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि राफेल मुद्दा ज़बरदस्ती उठाया गया है इन इलेक्शंस के लिए? आप जनता के विकास के मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? जनता के विकास की बात कर लेते हैं। जनता के हमने दिल्ली के अंदर स्कूल अच्छे किए और हमने 23,000 कमरे बना दिए मात्र 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर। तो इन्होंने एक स्कूल भी बनाया, हमने हॉस्पिटल प्राइवेट। बड़े मज़े की बात है, बीजेपी के एमपी धर्मवीर जी हमारे हॉस्पिटल में आए, आचार्य भिक्षु, मैं मोती नगर का चेयरमैन हूँ, और उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया और उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। कहता मैं मानता नहीं हूँ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। यदि केजरीवाल जी इन हॉस्पिटल को प्राइवेट कितना कर सकते हैं तो बीजेपी या कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? सवाल है भाई। हाँ, मैं बात है कि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, अगर हम बेसिक चीज़ों को देखा जाए, स्कूल देखा जाए, हॉस्पिटल देखा जाए, तो आम आदमी के पास में ये मुद्दा है कि भाई हाँ ये चीज़ें ठीक हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी ये क्यों नहीं कर पाई? मैं दोनों मुद्दे छेड़ता हूँ। पहले आपने राफेल के ऊपर बात की थी, मैं राफेल पे भी एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग सीधी सीधी एक मांग कर रहे हैं कि अगर राफेल के अंदर कोई बात आई है तो जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं हम लोग कि जेपीसी बिठा दो, उनमें क्या दिक्कत है। नंबर 2, जिस कंपनी को दिया आपने वो 10 दिन पहले कंपनी स्टार्ट हुई अंबानी जी की, जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अरे अगर इन्हीं को देना था, अगर मान लो 10 दिन पुराने, तो फिर ये देश में नौजवान बहुत है, आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते थे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे इन्होंने जो कहा दिल्ली के अंदर विकास की बात, जो केजरीवाल जी की गाथा गाई जा रही है 4 साल के अंदर, इन्होंने एजुकेशन की बात की और हेल्थ की। 2 ही बातें ये मेन लोग कहते हैं, क्योंकि बाकी तो इन्होंने कुछ किया नहीं। बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक नहीं है मैडम। इन्होंने जब दिल्ली की सत्ता पर ये काबिज हुए, इन्होंने कहा था हम लोकपाल लेकर आएंगे, वो भूल गए ये लोग। इन्होंने कहा था हम फ्री वाईफाई देंगे, भूल गए वो ये लोग। मैं सिर्फ जो ये अचीवमेंट्स अपने बताते हैं, मैं उसके ऊपर कहना चाहता हूँ। पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली का गैस चैम्बर बना के रख दिया इन दोनों पार्टियों ने। दिल्ली के लोग त्राही कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर इन्होंने स्वच्छ पानी की बात की थी, आज देखो लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता। आप जखीरा झुग्गी बस्ती के अंदर जाकर देखो, पीने का पानी नहीं वो मिल रहा, गंदा और साफ पानी तो बात की बात है। उसके अलावा ये हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। दिल्ली का रिजल्ट 10th का 69% आया है और हिंदुस्तान का 10th का रिजल्ट 81% है। 12% रिजल्ट डाउट हुआ है। दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली के स्कूलों के अंदर 16,50,000 बच्चे पढ़ते थे, आज 15 लाख बच्चे रह गए दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर। यानी 1 लाख बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों के अंदर चल गए। तो कहाँ शिक्षा बेहतर है? अगर शिक्षा बेहतर होती, इस 16-16.5 लाख को आप 18 लाख करते। विजय जी, दोनों पार्टियों की लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस गई है। देखिए, मैं दोषारोपण की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहता। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली की सरकार में नहीं रही है, लेकिन ये भी सच है 15 साल से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में रही और कांग्रेस के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, और अब पिछले 3.5 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की 1,642 अनधिकृत बस्तियां, जिनमें दिल्ली के 75 लाख गरीब लोग बसते हैं, ये उनको पारित नहीं कर सके। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे 7 दिन शुद्ध पीने का पानी मुहैया करवाएंगे। ये शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं करा सके। इन्होंने कहा था कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। इन्होंने दिल्ली के
सड़कों के ऊपर अतिक्रमण कर कर वो मोहल्ला क्लिनिक खोले जिनमें कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कहीं पर जो उपकरण लोगों की जो प्राइमरी कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ सर्विसेज का चेकअप करने के लिए उपकरण चाहिए, वो उपकरण नहीं है। और जो पहली जो ज़रूरत एक पेशेंट की होती है मेडिसिन्स की, कहीं पर मेडिसिन्स नहीं है। लेकिन प्रचार बहुत बढ़िया करते हैं और ये वही अरविंद केजरीवाल तो भाजपा भी करती नहीं, और ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने मफलर डालकर कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी और किसी का दामन और उसका हाथ नहीं थामूंगा। और ये वही आम आदमी पार्टी के आदरणीय केजरीवाल जी हैं जिन्होंने अपना मफलर त्याग कर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामकर पिछले से पिछले के चुनाव के बाद कांग्रेस के मिली भगत के साथ दिल्ली के अंदर सत्ता और सरकार बनाई थी। इसलिए मेरा आरोप है ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और इन दोनों पार्टियों की मिली भगत 2019 के चुनावों में आप देखने वाले हैं। भाजपा को बाहर रखना है। मोदी का भूत इनको सुबह भी, मोदी का भूत इनको रात भी, मोदी का भूत इनको दिन में भी, इनको मोदी का भूत दिखाई देता है। मोदी को बाहर करना है, इसलिए इन दोनों ने साथ आना है और ये आएंगे, ये गठबंधन करेंगे। लेकिन ये जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है। देश के अंदर स्थायित्व के आधार पर मोदी दोबारा आएंगे, ये लिख कर रख लीजिएगा। टीवी का ये इंटरव्यू जो कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में हो रहा है, आज की तारीख इस बात का सक्षम गवाह रहने वाली है कि देश की जनता स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को और उसके नाते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के लिए 2019 के चुनावों में अपना वोट जरूर देगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्टियां या गवर्नमेंट जनता को जो दिखाएगी जनता वही देगी? एनएसएसओ की रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? एनएसएसओ की रिपोर्ट ने ये बोला है कि 1972 के बाद में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। हर नई करते हुए हर दूसरे दिन सरकार की एक नई नीति आती है, उसके बाद में भी बेरोजगारी का ये आलम क्यों है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट जिस प्रकार से चुनावों से पहले जोड़कर तोड़कर मैनिपुलेट कर कर मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने के लिए आती हैं, मैं इन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करता हूँ। सवाल और है सर, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अगर मेट्रो रैपिड रेल मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो 8 घंटे का सफ़र 2 घंटे में लाने के लिए जापान के अनुदान से मोदी जी ने लाए, जो 8 घंटे का सफ़र 2 घंटे में होगा, और उस रैपिड रेल के कारण 20,000 नौजवानों को जो रोजगार मिलेगा वो आपके और मेरे तो कोई बहन और बंधु नहीं हो सकते। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो चोर नहीं, जो चौकीदार है वो देश के अंदर काम करके दिखाया है। 18 घंटे जो देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है, वो ये चुनावों के अंदर ये वो लोग बोल रहे हैं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक बनकर यहाँ पर आए हैं। मेरा मानना है जिस प्रधानमंत्री ने 18 घंटे काम किया है, वो प्रधानमंत्री जिसने झूठ नहीं बोला है, जिसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर लेके आया है। आज आप दुनिया के अंदर जाओ, प्रधानमंत्री के इन विकासशील पॉलिसीज के कारण दुनिया के अंदर भारत का माथा गर्व से ऊंचा उठा है। वो किस लिए उठा है? हमारे साथ में जनता भी है, जनता के सवाल भी ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गाय के लिए बजट क्यों बनाया है, लोगों के लिए नहीं? यहाँ पे हमने गाय के लिए से बजट बनाया क्यों? गाय की राजनीति क्यों? सर ये सवाल तो है कि गाय की राजनीति से क्या इलेक्शंस पे असर आने वाला है? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर जो कि सेकुलर कंट्री है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस देश के अंदर 80% से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं, और हिंदुओं की आस्था सुअर के साथ नहीं, गाय माता के साथ रहती है। और बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस देश के अंदर मेरे ऐसे ध्यान में ऐसा कोई भी
ऐसा केंद्र सरकार का, दिल्ली सरकार का और किसी भी देश के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी गाय के मुद्दे के ऊपर किसी भी सरकार ने कोई भी अनुदान दिया हो, मेरे ध्यान में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं आया। ये इनका कहना मुझे लगता है सरासर इस पूरी डिबेट को कहीं ना कहीं फ्लिक करने की तरफ इसका ध्यान है। अगर इस देश के अंदर राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है, क्या वो गलत है? अगर इस देश के अंदर, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर राम का मंदिर नहीं बने तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? पाकिस्तान में बनेगा। इस देश के अंदर राम मंदिर बनेगा। इस देश के अंदर राम मंदिर बनेगा। ये झूठ बोलते हैं। कोई मंदिर एक सवाल एक सवाल। आदरणीय जॉली साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं सर। मैं आपसे जो अच्छे दिन की डेफिनेशन थी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि ऐसा फॉर्मूला हमको भी बता। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, ऐसा फॉर्मूला हमको भी बता दीजिए। जैसे पिछले सालों में गौतम अडानी जी की जो आय थी वो 66% बढ़ी, मुकेश अंबानी जी की 67% बढ़ी, बाबा रामदेव की 173% बढ़ी, और एक मिनट, अमित शाह की 300% बढ़ी, और अमित शाह के बेटे जय शाह की 16,000% बढ़ी। ऐसी आय कैसे आएगी, ये आम जनता को बता दीजिए। हमारे भी देखिए, मुझे ये लगता है ये जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं ये महज जुमलाबाजी है। अगर इन आंकड़ों में सच्चाई होती, तो देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देश का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, देश की जुडिशरी किसी भी इंडिविजुअल को अपने ड्रैगनेट से बाहर नहीं रहने देती। इसलिए ये जुमले हैं, और अगर इनको लगता है इनकी बात में दम है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लिखित शिकायत करें। ये जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। अगर ये टीवी के ऊपर बोलने का दम रखते हैं, क्या लिखने के बाद ये जेल में चले जाएंगे? ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में बात करने का सबको अधिकार है। इसलिए जुमलाबाजी नहीं करें। अगर ये कन्विंस्ड हैं, अपनी बात को लिखकर कंसर्न्ड एपेलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर ये लिखने का दम रखें, तब मैं कहूंगा कि ये जुमला नहीं था। अदरवाइज मैं इसको जुमला मानूंगा। हम मान लेते हैं। एक मिनट। सवाल मैं स्टैटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा एक आम जनता की बात कर रही हूँ कि आम जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए था। ठीक है, आप क्या लेकर आए? आप गाय लेकर आए, आप राम मंदिर लेकर आए हैं। इन सब का एक मिनट सर, ठीक है, इनका क्या जवाब देंगे आप? कि आखिर देखिए, पिछले 4.5 साल में, मोदी के 4.5 साल के अंदर भाजपा का मुख्यालय जो धन आदरणीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया जो केंद्र से चलता है, जब वो गरीब आदमी के पास जाता है तो केवल और केवल 15 पैसे गरीब के पास पहुंचते हैं। उस पूरी व्यवस्था को बदलकर नरेंद्र मोदी जी के समय वो पूरा 1 रुपया गरीब के अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। वो कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। बिल्कुल मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। यहाँ पे शिवचरण जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ सर। अभी इन्होंने गाय की बात की है। अभी हरियाणा के अंदर हम सारे गौशाला में गए, वहाँ पर ये 40 पैसे प्रति गाय की देते हैं। क्या 40 पैसे में गाय का पेट भर सकता है? ये गौ रक्षा के नाम पर ये कितना प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ का प्रचार। आप इनसे प्रचार के बारे में पूछेंगे तो जितना मर्जी प्रचार करवा लो। अभी सरकारी आंकड़े आए बेरोजगारी के, किसी को काम नहीं है, किसान मर रहा है। सुरक्षा दिल्ली में क्या है, आज अखबार पढ़ लें आप। दिल्ली की सुरक्षा किसके पास में है? हमारे गृह मंत्री जी के पास है। तो आप देखें, हर मुद्दे पे फेल है। एक भी मुद्दा आप उठा के देख लें
किसी भी मुद्दे पे आप बहस कर लें। विपक्ष के पास में मुद्दे हैं क्यों नहीं? विपक्ष के पास में क्यों मुद्दे नहीं है? के पास तो मुद्दा एक ही है ना जी, अभी सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त करना है, वो नियुक्ति नहीं हो रहा क्योंकि डर रहे हैं। अभी कोई भी आप प्रोग्राम देख लें, आज तो डायरेक्टर भी सीबीआई भी सब डर रही है हमारे आरबीआई के। अगर हरियाणा के इलेक्शंस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जनता भाजपा के साथ है। जनता कहाँ है भाजपा के साथ, आप समझे। सुरजेवाला का हरियाणा में हारना क्या दिखाता? तो आपने प्रोग्राम देख ही रहे हैं, हमने एक दिन प्रचार किया था। कांग्रेस के साथ में आ रहे हैं, अब आप ये नहीं कह सकते। ना, अब आप ये नहीं कह सकते। ये झूठा प्रचार हो रहा है। ये तो कौन प्रचार कर रहा है? प्रचार तो पार्टी वाले कर रहे हैं। पार्टी वाला कोई नहीं कर रहा, समझ नहीं है। सुरजेवाला जी बिल्कुल कांग्रेस के एक जाने माने लीडर हैं और वो 3rd नंबर पे आए। हमने एक दिन प्रचार किया था, हमने कहा था ये लड़का अच्छा है, इसको वोट दिया जाए, और वो 2nd नंबर पे पहुंच गया। यदि एक दिन के प्रचार में हम 2nd नंबर पे आ सकते हैं, यदि हम पूरा प्रचार करेंगे। कहा जा रहा है कि चौटाला जी जब आने वाले थे जेल से बाहर प्रचार के लिए, तो आम आदमी पार्टी का हाथ था उनको ना आने का। नहीं सब नहीं आया, हमारे पास किसी चीज़ का कोई नहीं है। दुष्यंत जी का फोन आया कि आप हमारे लिए थोड़ा बोले, केजरीवाल जी चले गए, उनके लिए बोल दिया, बस ये प्रोग्राम है। ना हमने कि गठबंधन की बात की है, हमारा प्रोग्राम कहीं भी नहीं है, बिल्कुल ओपन प्रोग्राम हमारा। यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रियंका गांधी जी को लाया गया है, ऑगस्टा वाला भी सारी चीज़ आ गई है, सब पकड़े गए हैं, सब हुआ है। आपको लगता है कि इस वजह से प्रियंका गांधी जी को वापस लाया गया? नहीं, बेकार की बात है। मैंने आपको बार बार कहा कि हिंदुस्तान की जनता चाहती थी और हिंदुस्तान का कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता था कि प्रियंका जी सक्रिय राजनीति के अंदर आए, और प्रियंका जी के सक्रिय राजनीति माने थे, बाकी राजनीतिक दलों में बौखलाहट है। मैडम, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ चारू जी, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो मेन था रोजगार के ऊपर, जो इन्होंने कहा कि नौजवान को रोजगार के ऊपर। लेकिन यहाँ बात ऑगस्टा की चल रही है, तो मैंने कहा ना, किसकी गलती है वहाँ पे? किसकी गलती? वो न्याय जांच कर रहे हैं, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। देखो बात सुने, इस देश में एक न्यायिक व्यवस्था है जो तो भाजपा राफेल के बारे में भी कह सकती है। तो राफेल पे हम कह रहे हैं जेपीसी बिठाओ, राफेल के ऊपर हम कुछ तो नहीं करे, हम तो उसमें करप्ट। अगर आप उसमें राफेल का काम जो कंपनी 20 साल 30 साल 40 साल से 50 साल से देश में काम कर रही है उसको दे देते तो मुद्दा बनता ही नहीं। आपने एक ऐसी कंपनी को जो 10 दिन पहले रजिस्टर्ड हुई है, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसलिए मुद्दा बना, जिसमें सीधी वो आ रही है। क्या कहीं ऐसा कुछ है कि ऑगस्टा की वजह से लोग जेल जाने वाले हैं, कुछ बड़े दिग्गज लोग? हमारा इस देश की न्यायिक प्रक्रिया में पूरी तरह से विश्वास है, और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, बदले की भावना से जब भी कोई काम किया जाता है उसका खामियाजा दूसरी राजनीतिक दल को भुगतना पड़ता है। इस देश में 1978 के अंदर इंदिरा जी को जेल भेजने का काम इन लोगों ने किया था, और 1980 के अंदर कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर फुल फ्लैश मेजोरिटी के साथ आई। मतलब जेल जाने के बाद में फिर वापस आएगी कांग्रेस? मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि हमारे नेताओं के ऊपर ये दमन चक्कर चलाना चाहेंगे तो इस देश की जनता इनको जवाब जरूर देगी। देखिए, ये इनकी बात सही है कि देश की जनता आखिरी निर्णय करती है, चाहे दमन के पहले हो या दमन के बाद हो। और ये भी सच है कि नरेंद्र मोदी जी, जिनको इनकॉग्निटो बोला जाता था, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उनके खिलाफ सारी राजनीतिक दल एक हो गए, उसके बावजूद वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में न केवल देश के अंदर अपितु दुनिया भर में लोग बहुत 5 साल से सुन रहे हैं, हम यही चीज 5 साल और आप सुनते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है। 18 घंटे जिस प्रधानमंत्री ने देश की आन बान और शान को बढ़ाने का काम किया है, और इसलिए कल के हरियाणा के चुनाव में भी जिस की बात चौटाला जी की, ये बात मेरे आम आदमी पार्टी के सम्मानित विधायक जी ने करी और मेरे सम्मानित कांग्रेस के भाई साहब ने भी की। इन दोनों पार्टियों को धूल चटाकर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दोबारा से जीत हासिल कर गया। जनता से एक सवाल जनता से ले लेते हैं। आप लोग शांत हो जाइए, पहले आप लोग शांत होइए। मेरा नाम विजय कुमार भाटिया है जी। मैं सिर्फ भाजपा वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर एक मिनट भाई साहब, एक मिनट जरा, मैं छोटी सी बात पूछना आप लोगों की भलाई के लिए। बिल्कुल। देखो, दिल्ली के अंदर इनके 7 MP जीते हुए थे, जब सीलिंग हो रही थी ये सारे के सारे घर में सो गए। आज व्यापारी आत्महत्या करने के ऊपर बैठा हुआ है। दूसरा नंबर, अगर इनके प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्य किए थे तो इनको 100 रैलियां करने की क्या जरूरत थी? ये अपने घर में बैठ जाते।
ये आज राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा? ये इन्होंने 5 साल पहले राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? सवाल ये है, हिंदुओं को बेवकूफ बना सवाल ये है सर, सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कुछ देश में घटता है तो ना तो पार्टी की तरफ से मोदी जी बाहर सामने आते हैं, ना ही पार्टी का कोई इंसान आता है बाहर बोलने के लिए, और जब चुनाव आने वाले होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पहुँचते हैं, योगी भी वहाँ पहुँचते हैं, हर इंसान वहाँ पहुँचता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता को जब जवाब चाहिए तब जवाब कोई नहीं देता है, और जब जनता कोई फर्क नहीं पड़ता तब सबके सब नेता बाहर आ जाते हैं? देखिए, जो मैं इनकी बात का क्रमवार ज़रूर उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो मैं सीलिंग के बारे में इनको विदित कराना चाहता हूं। दिल्ली में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, सभी दलों का स्पष्ट मत रहा है कि दिल्ली के अंदर आम रोजगार के नाते जो आम आदमी काम करता है उसको काम करने दिया जाए। और मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल इसके ऊपर मतभेद नहीं रख सकता। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिल्ली के अंदर अनेक वर्षों तक, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, अनेक वर्षों तक दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से टच एंड गो का वातावरण, अराजकता का वातावरण बनता चला गया, और जिसके बारे में अभी देश के बारे में नहीं, इन्होंने दिल्ली के सीलिंग के बारे में बात किया। जिस ढंग से पोल्यूशन की बात मेरे कांग्रेस के सम्मानित मित्र ने की, उससे प्रभावित होकर कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस लेकर इस सारे मुद्दे को राजनीतिक मानस पटल से बाहर कर और जो मॉनिटरिंग कमेटी बना दी और उसके तत्वाधान के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली में सीलिंग के पूरे विषय को अपने डोमेन में ले लिया, मेरा ये मानना है ये गलत है। दिल्ली में सीलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सामने कोई धरना नहीं चलता है मैडम, नंबर 1। नंबर टू, इलेक्शंस के टाइम चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे विपक्ष की नेता हो और चाहे जो कहीं पर कोई मतलब नहीं रखते हो, वो भी ज़रूर चुनावों में आते हैं। इसलिए ये कहना कि चुनावों से पहले आते हैं ये गलत होगा। लेकिन बरसाती मेंढक तो हो ही गए ना सर। चुनावों के समय नहीं आएंगे तो जनता के बीच में कब आएंगे? हाँ सर, हाँ एक मिनट, मैं ये कह एक मिनट मुझे कहने 2 मिनट। हाँ, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। सीलिंग के ऊपर आपने बात शुरू करी। मेरे दोस्त विजय जोली जी ने एक बात कही कि सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के अंडर हो रही है। ये मॉनिटरिंग कमेटी 2006 में भी बनी थी, जब केंद्र में हमारी सरकार थी। हम लोग दिल्ली की व्यापारियों को रिलीफ दिलाना चाहते थे, दिल्ली की जनता को रिलीफ देना चाहते थे। हम लोग अध्यादेश लेकर आए और अध्यादेश के बाद हम मास्टर प्लान 2021 लेकर आए। हमने दिल्ली की जनता को रिलीफ दिया। उसमें भी तो सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी। लेकिन इसमें नेकी नीयत होनी चाहिए। यदि आपकी नीयत ठीक है तो आप जनता को रिलीफ दे सकते हैं, और हमने साबित करके दिखाया। हमने सड़कें भी नोटिफाइड की, मिक्स लैंड यूज में भी की, हमने कमर्शियल भी दी, और हमने दिल्ली के अंदर एक माहौल। राकेश जी, जनता ने आपको 10 साल दिए थे, देश की जनता ने आपको 10 साल दिए थे। आज क्यों कांग्रेस को इस तरीके से परेशान होना पड़ रहा है वापस सत्ता में आने के लिए? चारू जी, इस देश की जनता ने मैं बहुत प्यार दिया। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की जनता ने मैं 15 साल मौका दिया। मैं आपको पूरे बाद में भी दिल्ली में अगर कमियां हैं तो गलती कहीं ना कहीं कांग्रेस की रही है। पूरी कहने दीजिए ना। इस दिल्ली ने किसी भी राजनीतिक दल को 5 साल से ज्यादा मौका नहीं दिया। बीजेपी आई, 5 साल में उखाड़ के फेंक दिया। दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित जी को प्यार दिया, कांग्रेस को प्यार दिया, और 15 साल दिल्ली की सत्ता पे कांग्रेस रही। उसके बाद आज आम आदमी पार्टी को 4-4.5 साल हो गए हैं, और आज दिल्ली में चुनाव कराकर देख लो, कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा कांग्रेस के सिवाय। लोग दिल्ली में 15 साल के शीला दीक्षित के विकास कार्य को देख रहे हैं, 10 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के विकास कार्यों की तरफ देख रहे हैं। इसी तरह केंद्र के अंदर मैं कहना चाहता हूं, केंद्र के अंदर हमने 10 साल सरकार चलाई, और आज 5 साल मोदी जी की सरकार को होने चाहिए, हो गए हैं, और अब अलविदा की तरफ चल पड़े। समीकरण तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल सकती है? नहीं, हम अपने आप में सक्षम हैं। हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक बात समझ लीजिए, बहुत लोग गठबंधन की और बहुत सारी बातें करते हैं। इस देश में किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। यह चुनाव सीधा बीजेपी का और आम जनता के बीच होने जा रहा है। इसमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपना परचम लेकर निकल गई है,
जो हमारी ट्रेन पे चढ़ना चाहे उसका स्वागत है, नहीं तो कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। चलिए सवाल ले लेते हैं, जनता से सवाल ले लेते हैं। जनता मैडम, जो कांग्रेस जो कल्चर है वो तो पूरे देश ने देख लिया पिछले सालों में, और वो वास्तव में देश के अगेंस्ट था। इसीलिए आंदोलन के तहत केजरीवाल जी आए, और केजरीवाल जी ने क्या किया, वो भी देश के साथ धोखा, और इतना बड़ा धोखा शायद आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं दिया होगा जितना केजरीवाल साहब ने दिया है। क्या धोखा दिया मुझे तो समझ नहीं है। धोखा मैं बता देता हूँ। आप जिस तरीके से केजरीवाल, मैं बता देता हूँ जी। देखो, जिस समय आंदोलन चल रहा था, केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी और उनको मीटरों को लेकर ऐसे फूंक मारते थे कि देखो बिजली का बिल बढ़ गया, घट गया, और बाद में हुआ क्या, वही मीटर उससे ज्यादा रेट पर इसी सरकार ने लगाए, केजरीवाल ने। किसने लगाए? पहले तो कांग्रेस चोरी कर रही थी ये कह दिया, और उसके बाद क्या कह दिया कि वही मीटर उससे भी ज्यादा रेट में केजरीवाल और सिसोदिया साहब जो फूंक मार कर कहते हैं तो रेट बढ़ गया जी। बकवास, क्यों चोर बना रहे? अब चोर, बिल्कुल बड़े चोर, महाचोर, इससे ज्यादा गंदा आदमी नहीं देखा जीवन में। मैं उस आंदोलन का पार्ट था, मैं भी पार्ट था। और ये बात से मैं बताऊं, जिस दिन पार्टी का घोषणा हुई है, लास्ट वाला भाषण मेरा है। इस आदमी ने देश के साथ गद्दारी की है, केजरीवाल ने। सर क्या कहना चाहेंगे? सर देशवासियों का एक्चुअली यही कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल आए थे, दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से सर पे बैठाला था केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल अपने कहने पे उतर नहीं पाए। आज दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल ना तो अब सामने दिखाई देते हैं, ना अब कुछ बोलते हैं, और जो टीम बन के आई थी वो सारी टीम तितर-बितर हो चुकी है। आज जनता दरबार में आप जब मर्जी मिल लो केजरीवाल से, पूरे सुबह 2 घंटे दिल्ली बैठते हैं। पहली बात तो ये। और रही काम की बात, आप काम की तुलना किसी से तो करेंगे, आप हरियाणा से कर लें, दिल्ली से कर लें, पंजाब से कर लें, आप कहीं भी किसी प्रोग्राम को उठा के देख लें। हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट 2616 रुपये गेहूँ की हमने लागू कर दी, 20,000 रुपये एकड़ हमने यहाँ दिया, सबसे कम बिजली की रेट यहाँ, पानी यहाँ फ्री, मेडिसिन यहाँ फ्री, आपका स्कूल प्राइवेट से बेहतर हो गए। एक आम आदमी को जो चाहिए है वो हमने अवेल कर दिया। अब यदि किसी ने बोलना है, अब कोई भक्त है, अब वो भक्त का तो इलाज नहीं है, अब भक्त और भक्ति रहेगा। हमारे केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, जो देशभक्त है वो मोदी भक्त नहीं है, और जो मोदी भक्त है वो देशभक्त नहीं है। समझिए, सिंपल सी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जनता की जो एक्चुअल परेशानी है उनका कब निवारण होगा? आगे आने वाले इलेक्शन में जनता किसका साथ देने वाली है? यहाँ हमने जनता का मूड देखा, यहाँ हमने पार्टियों से बात करी और जाना कि